हेलो बच्चों, एक बार आज हम फिर से आपके लिए लेके हाजिर हैं 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 की। हम इस चैप्टर में उन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलॉम का नियम। तो आज अपन बात करेंगे कूलॉम के नियम के बारे में। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, कहीं और भी, उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे थ्योरी के साथ में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं कूलॉम के नियम से। तो आज का टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कूलॉम का नियम। तो बात करते हैं कूलॉम को नियम को समझाने के लिए हम पहले थोड़ा सा आपके लिए चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं। कूलॉम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो आवेश हमारे लिए, एक का नाम था Q1 और दूसरा बेटा उन्होंने माना Q2। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले जो वैद्युत बल था उसका मान दिया था कूलॉम ने। और उन्होंने क्या कहा था, कुछ इस प्रकार से कहा था कि एक्चुअलिटी में देखो, अपना जब इन्होंने नियम दिया था तो नियम देने से पहले इन्होंने बहुत सारा किया था रिसर्च। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने ये देखा था कि जब एक पॉजिटिव आवेश को ये हमारा पॉजिटिव हो गया, दूसरे पॉजिटिव के आवेश के पास रखा गया और इसमें से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा, और इसको कर दिया मूव, यानी ये आपका मूव करने के लिए फ्री है जबकि इसको हमने बांध रखा है। तो उन्होंने क्या देखा, अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअलिटी में ये दूसरा जो आवेश मूव करने के लिए फ्री था, चलने के लिए फ्री था, उस आवेश ने चलना शुरू कर दिया इस आवेश से दूर, ठीक है। कूलॉम ने क्या देखा कि जब प्लस वाले को प्लस के पास रखा गया और एक आवेश को फिक्स किया गया तो दूसरा आवेश इस आवेश से दूर भाग रहा था अपने आप, खुद से। हमने यहाँ कोई बल नहीं लगाया, ये खुद से हो रहा था। और जब इस सेटअप को वापस रिपीट किया कि अब जो हमारा मूव था उसको कर दिया फिक्स्ड और जो फिक्स था उसको कर दिया फ्री, छोड़ दिया, तो हमने क्या देखा कि पहले ये भाग रहा था, अब एक्चुअलिटी में ये इस तरह से इसी भागने लग गया, ओके। यानी और इसी चीज़ को वापस रिपीट किया उन्होंने नेगेटिव आवेश के लिए, कुछ इस तरह से। ये नेगेटिव ले लिया, एक को फिक्स कर दिया, दूसरा नेगेटिव ले लिया, इसको गति करने के लिए फ्री छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो नेगेटिव आवेश था जिसको हमने फ्री किया था, वो फिक्स किया था, वो तो वही था, जबकि जो दूसरा नेगेटिव आवेश था जिसको गति करने के लिए हमने फ्री छोड़ा था वो अपने आप चलने लग गया इस आवेश से दूर। जैसा ये आप यहाँ भी ऐसा हो रहा था कि यह आवेश इससे दूर जा रहा है, यह वाला आवेश इससे दूर जा रहा है, उसी प्रकार जब इस आवेश को इसके पास रखा गया तो ये भी हमारे इस नेगेटिव आवेश से दूर जाने लग गया। अच्छा, ये जब इस सिस्टम को वापस रिपीट किया गया, लेकिन अब जिसको फिक्स, यानी जिसको हमने फिक्स किया था उसको फ्री कर दिया और जो पहले फ्री था उसको फिक्स कर दिया। अभी भी दोनों कैसे हैं बेटा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा, जो फ्री था वो अभी भी इस दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहा था। ये इसकी ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, पक्का। अच्छा, इन सारे सेटअप में बेटा ये वाला पेयर हो गया या ये वाला पेयर हो गया, एक चीज़ कॉमन थी कि यहाँ जो आपका आवेश है, जो इसको अपन चार्ज कहते हैं, उस आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी है। प्रकृति बेटा देखो, यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, यहाँ माइनस का तो यहाँ भी माइनस है, तो प्रकृति कैसी है बेटा, समान है। और जब इन्होंने निष्कर्षण निकाला कि जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो एक्चुअलिटी में इन आवेशों के मध्य में चूंकि ये गति कर रहे हैं, खुद से अपने आप चल रहे हैं, और बेटा न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु खुद से गति कर रही है जबकि हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है, सॉरी, ये अगर खुद से चल रही है तो 100% इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया होगा, क्योंकि विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, क्योंकि अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी जब आपके आवेश की प्रकृति समान होती है तो उस अवस्था में इन सब दोनों आवेशों के मध्य में एक बल कार्य करता है। और इस बल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा, वो हमारी प्रतिकर्षण की होती है। किस प्रकार की है, प्रतिकर्षण की है। क्यों प्रतिकर्षण की है, प्रतिकर्षण क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये भी दूर भाग रहा है और ये भी हमारा दूर भाग रहा है, और इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने वापस एक सेटअप बनाया कि अगर ये प्लस के पास दूसरा माइनस का रख दिया और एक को यानी प्लस वाले को फिक्स कर दिया और माइनस वाले को फ्री छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वापस इन्होंने एक चमत्कार देखा कि पहले ये आवेश जो दूर भाग रहे थे अब ये माइनस वाले प्लस की तरफ आ रहा था,
और वापस इस सेटअप को रिपीट किया कि माइनस वाले को हमने फिक्स कर दिया और इस प्लस वाले को फ्री छोड़ दिया, तो क्या देखा कि ये प्लस वाला वापस अब ये वाला माइनस की ओर आने लग गया। तो यहाँ से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि जब आवेश हमारा विपरीत प्रकृति का होता है तो एक्चुअलिटी में बल तो वापस काम करता है, लेकिन इस अवस्था में जो बल की प्रकृति है बेटा, इस अवस्था में जो बल है वो कौन सी प्रकृति का होता है, वह बल हमारा आकर्षण का होता है। किस प्रकृति का है, आकर्षण का है। ठीक, अच्छा, इनसे वापस क्वेश्चन किया गया कि चलो आपकी बात बिल्कुल सही है कि समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत प्रकृति का है तो आकर्षण लगेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आवेश है, ये आवेश है, ये प्लस का ले लिया, ये भी प्लस का ले लिया, कुछ इस प्रकार से हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये आवेश एक्चुअलिटी में प्लस प्लस के बीच में उन्होंने बोला प्रतिकर्षण लगेगा। अब प्रतिकर्षण लगने के बाद तो इसको जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे भी जाएगा, यूं भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बहुत सारी। तो इनमें से कौन सा हमारा वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी एक्चुअलिटी में ये पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपके बल की। जो बल लगा है हमने समझ लिया कि प्रकृति अगर समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रकृति अगर विपरीत है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर प्रकृति आपकी प्रकृति विपरीत है तो आकर्षण लगेगा। लेकिन किस दिशा में जाएगा ये आवेश, दिशा तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो कूलम ने क्या बोला कि एक्चुअलिटी में जो आवेशों के बीच बल लगता है वह बल इन दोनों आवेशों को, ये जो है बेटा ये लाइन दिख रही है ना आपको ये वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी जो रेखा है अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ही लगेगा। या तो वो दूर होगा अगर वो प्रतिकर्षण है, और या वो पास होगा अगर वो आकर्षण है। ठीक, जैसे अगर ये हमारी लाइन ऑफ जॉइनिंग है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, तो या तो वो ऐसे भागेगा अगर वो प्रतिकर्षण हुआ तो, यानी ये रास्ता हमारा सही होगा, और अगर वो आकर्षण हुआ तो दैट मीन्स फिर वो ऐसे भागेगा इस तरह से। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वो लाइन लेनी है जो दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा से मिला रही है। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। ओके, बढ़िया। तो ये हो गई उसके नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस कि भाई प्रतिकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा। अब उससे ये सवाल किया गया कि आपकी सारी बात सही है, आपने बोला प्रतिकर्षण हमने मान लिया, आपने बोला आकर्षण ये भी हमने मान लिया, आपने बोला कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगेगा, ये भी मान लिया। तो भाई आप ये भी बता दो कि उस बल का मान कितना आएगा, परिमाण क्या होना चाहिए, उस बल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअलिटी में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन देख रहे थे बेटा कि उन्होंने ये सो मान लो ये आपका एक चार्ज लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, और इन दोनों को एक स्मॉल r दूरी पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वह बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी वो बल समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के परिमाण। आपको ध्यान रखना है, हमें आवेश से मतलब नहीं है, हमें इनके परिमाण से मतलब है, हमें इसकी प्रकृति से मतलब नहीं है, हमें इनके परिमाण से मतलब है। यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने जो वाला बल है उन दोनों आवेशों के परिमाण, यानी आप पहले वाले का परिमाण लो Q1, क्योंकि यहाँ प्लस का ही ऑलरेडी, अगर सर माइनस का होता तब भी अपन यहाँ प्लस का लेते, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समझ आया? यानी उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअलिटी में जो लगने वाला बल है वह बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, ये दूरी दिख रही है आपको बेटा ये वाली, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली होगा। क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि जैसे जैसे इन आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ रही थी तो बल कम हो रहा था, और जब दूरी कम हुई थी तो बल बढ़ गया था। और ये संबंध 100% किस प्रकार का होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, और जैसे जैसे हमने इन बलों के मान को बढ़ाया, आवेश यानी लगने वाले इन दोनों आवेशों के मान को बढ़ाया तो लगने वाले बल का मान ज़्यादा हो गया, और जब इन्होंने इन आवेशों के मान को कम किया तो लगने वाला बल भी कम हो गया। और हम जानते हैं एक राशि को बढ़ाने से अगर दूसरी राशि बढ़ रही है
और एक को कम करने से अगर दूसरी कम हो रही है तो यह 101% किस प्रकार का संबंध होता है? समानुपाती का। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअलिटी में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है वह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती, यानी दोबारा सुनो, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई समस्या? तो देखते हैं, अब इसको एक बार लिख लेते हैं पहले, और आप अपने नोट्स ओपन कर लो और जो हम लिख रहे हैं इस लॉ को अपन एक बार लिखते हैं कि उन्होंने एक्चुअलिटी में क्या कहा था, क्या लॉ था आपके लिए। कुछ इस प्रकार से नियम था कि कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार, तो इस प्रकार से इस नियम का कथन हो गया, कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य, हम जानते हैं कूलॉम का नियम बेटा लागू करने के लिए कंडीशन होती है कि आपके आवेश स्थिर होने चाहिए और साथ में कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। तो दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, अब ये विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा, अब जैसे हमने बताया था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अंदर होती है। अब अपनी नोटबुक निकाल के बेटा इसको प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करो। ठीक है, यानी अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास बेटा दो आवेश हैं इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक आवेश है Q1 बेटा और ये दूसरा आवेश है Q2, अभी जैसा हमने बताया था, और इन दोनों के मध्य की दूरी बेटा कितनी है? R है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है जिसको हम F बोल रहे हैं, वह बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण का मतलब अगर प्लस का है तो प्लस का लेंगे, अगर माइनस का है तब भी कैसा लेंगे अपन? प्लस का लेंगे, और साथ में इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऐसा ही तो कहा स्टेटमेंट में, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो दोनों आवेश हमें दिख रहे हैं Q1 और Q2 दोनों कैसे होने चाहिए? पहली बात तो दोनों बिंदुवत होने चाहिए। ठीक है, और दोनों स्थिर अवस्था में होने चाहिए, गतिशील अवस्था में होने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों को अगर मिलाते हैं बेटा, मिलाएंगे तो अर्थात हमारे पास जो निकल के आएगा इन दोनों के मध्य संबंध वो ऐसा निकल के आएगा कि F समानुपाती, ये बेटा हमारा अंश बन गया और ये हमारा क्या बन जाएगा? हर, तो दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा F समानुपाती Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। और हम जानते हैं इस समानुपाती के, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाने के लिए बेटा हमें क्या एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ वो कांस्टेंट है बेटा वो K का काम करता है। ये K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और अपॉन में कौन आ गया? R²। और इस प्रकार से हमें मिलता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल। अगर इस आवेश की बात करेंगे तो बेटा इस आवेश पर यह बल कुछ इस प्रकार से लगता है, और अगर इस आवेश की बात करेंगे तो इस पर लगने वाली जो बल की दिशा होती है कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये इसको लात मारेगा तो ये इसको लात मारेगा, जितना बल इधर है उतना ही बल बेटा किधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिकर्षण की होती है। ठीक है, अच्छा हमने बोला कि यहाँ जो K है बेटा, यहाँ K जो है उसे क्या बोलते हैं? K हमारा एक समानुपाती नियतांक है। क्या होता है हमारा? समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। आप अपने नोट्स बनाते चलना अच्छी तरह से, हम पूरे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला कि हमारा समानुपाती नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। और अगर बात करें बेटा निर्वात में इसके मान की बात करें, निर्वात में इसका जो मान है किसका? K का, इसका जो मान है K बराबर वो दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर होता है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा ये निकल के आता है हमारा 9 × 10⁹।
इसकी वैल्यू कितनी आती है, निर्वात में इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। और अगर इसके मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो बेटा देखो मात्रक का हम यहाँ से निकालें इस जगह से, तो कैसे निकालेंगे, एफ का जो मात्रक हो गया वो न्यूटन हो गया, ठीक है। हम के का मात्रक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एफ का मात्रक हो गया न्यूटन। नीचे बेटा देखो बराबर में हमारा क्या दे रखा है, इधर अपन देखते हैं तो बराबर में दे रखा है कि जिसका मात्रक हमें ज्ञात करना है। Q1 का मतलब आवेश है, Q2 का मतलब आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, और कूलम यहाँ 2 बार आ रहा है, तो कूलम इंटू कूलम का मतलब हो गया कूलम स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में ये दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ से अगर के का मान निकालेंगे तो जो के का मान बनेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से न्यूटन का मल्टीप्लाई होगा मीटर के साथ में, और क्या इस तरह कूलम का लग जाएगा भाग, सही है। तो इस तरह से के का मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो ये बन जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ओके। यह निर्वात में इसका मात्रक है। अच्छा सर निर्वात में क्यों कहा आपने, क्योंकि ये जो राशि दिख रही है आपको एप्सिलॉन नॉट, इस राशि को बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं इसको, निर्वात की, ये हमारी हो गई विद्युतशीलता होती है, यानी निर्वात में किसी भी चालक के ध्रुवित होने की क्षमता उसकी विद्युतशीलता कहलाती है, और इसे कहते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता। और जो इसका मान आता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है 8.85, ये फिक्स है हर धातु के लिए। निर्वात में अगर अपन उसको पोलराइज करते हैं तो कितना 8.85 इंटू 10⁻² आएगा। और देखो इन दोनों में अगर संबंध देखें के में और एप्सिलॉन नॉट में, तो इन दोनों का संबंध है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अगर हम इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो के यहाँ पहुँच जाएगा, और अगर के बटे में पहुँच गया तो जो इसका मात्रक आएगा तो क्या वह इसके के मात्रक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। भाई अगर देखा जाए तो ये हमारा के का जो मान है और इसका मान है, बेटा देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपका यहाँ लिखा हुआ है तो ये हर में लिखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो इसका मात्रक आता है वह हमारे के मात्रक का कैसा बनता है, जस्ट अपोजिट होगा, कुछ इस प्रकार से कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझे बेटा, यहाँ से कि हमने समानुपाती नेतांक बोल दिया, और जिसे हमने कूलम नेतांक भी कह दिया। हमने क्या बोला कि निर्वात में जो इसका मान होता है वो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गणना करते हैं ये मान हम जब यहाँ रख देते हैं 4 को, पाई 4 का मान हम जानते हैं, पाई का मान जब हम सभी मान पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आता है वो 9 गुणा 10⁻9 आता है लगभग। और इसका के का मात्रक हमने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया, के का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। और इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ये आती है, इस राशि को हमने बोल दिया निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक कुछ इस प्रकार से आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का बेटा, इसका मात्रक। और आपको इसकी बेमा भी याद रखनी है, एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके बेटा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ कि ये इसका बेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमेंशन बेमा निकालेंगे तो बेटा बताना बेमा क्या बनेगी इसकी। कूलम क्या होती है बेटा, चार्ज की जो बेमा है कूलम की बेमा, हाँ भाई क्यू, या बेटा हमारी A1 एंड T1 होती है क्या, तो A1 T1 हो गई, और उसका स्क्वायर हो रहा है क्या अपॉन में न्यूटन जो होती है वो हमारी M1 L1 T-2 होती है क्या, और ये मीटर का मतलब L1, और ये कितनी बार 2 बार आ रहा है क्या बेटा, ठीक है। अच्छा सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ ऐसे बनेगा हमारा A1 ओपन करो तो 1 × 2 का मतलब स्क्वायर, और ये T2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये तो ऊपर हो गया, नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारा M अकेला दे रखा है, L1 यहाँ है और 2 टाइम्स यहाँ है, तो ये हमारा L3 बन जाएगा, और ये T-2 बन जाएगा, सही है। और इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करो इसको, तो M ऊपर जाएगा तो M-1 बन गया, ठीक। अच्छा L ऊपर जाएगा तो बेटा L-3 बन जाएगा क्या, कोई समस्या। अच्छा T ऊपर जाएगा तो देखो 2 प्लस का है और ये माइनस का 2 ऊपर से आएगा तो 2 और 2 कितना 4 हो गया क्या, T4 हो गया, और A2 पहले से दे रखा है क्या। तो ये हमारी इस निर्वात की विद्युतशीलता की कहलाती है बेमा, M-1 L-3 T⁴ और A⁴ तो इसकी बेमा डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट मात्रक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। और के की जो वैल्यू आती है बेटा निर्वात में MKS पद्धति में गणना कर रहे हैं अपन लोग, ये कितनी आती है 9 × 10⁻9 आती है,
ठीक है। और अगर इसकी बात करें सीजीएस मात्रक पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसकी बात करते हैं तो बेटा सीजीएस पद्धति में जो के का मान आता है वो कितना होता है, सीजीएस पद्धति में अगर बात करें सीजीएस पद्धति में तो इसकी जो वैल्यू आती है के इक्वल्स टू 1 आती है। वैसे हम सीजीएस पद्धति में इसकी गणना कभी करते नहीं हैं, हमेशा एमकेएस में करते हैं, और एमकेएस में बेटा इसका मान 9 × 10⁹ चलता है। ओके, इस प्रकार आपके कूलॉम के नियम का जो दूसरा फॉर्मूला फॉर्मेट बनता है बेटा वो उसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास फॉर्मूला था कि Q1 Q2/r²। अगर हम इस फॉर्मूले में इस के की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे निकल के आता है k = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट आता है हमारे कूलॉम का नियम का। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि Q1 Q2/r², और दूसरा फॉर्मेट बेटा आपको ये याद रखना है कितना, 1/4πε0 Q1 Q2/r², क्योंकि के की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, उम्मीद है आप अपने नोट्स बना रहे होंगे अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, हमें एक चीज़ और सीखनी है इस नियम में। वो चीज़ क्या है बेटा, वो चीज़ ये है कि अभी जो हमने कूलॉम का नियम लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ पर ये जो राशि अपन बोल रहे हैं इस राशि को ये निर्वात के लिए डिफाइन है। यानी जो बल है आपका, ये वाला जो बल है, ये तभी ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब हमारे दो आवेश, एक का नाम Q1 हो गया, एक की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू Q2 हो गई, इन दोनों के यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इन दोनों के मध्य में कौन हो, निर्वात स्थित हो, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज माध्यम आ गया तो यह फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा सर, तो फिर माध्यम में क्या होगा, तो अपन बात कर लेते हैं, छोटी सी हेडिंग बना सकते हैं बेटा अपन लोग कि माध्यम के लिए कूलॉम का नियम। बात कर लेते हैं माध्यम के लिए हमारे कूलॉम का नियम किस प्रकार से आने वाला है। कूलॉम का नियम, माध्यम में कूलॉम का नियम किस प्रकार से आएगा उसकी अपन बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इन दोनों आवेशों के मध्य में निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम आ गया तो हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं बेटा, अगर हमारे पास निर्वात है, अगर दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है तो बेटा हम निर्वात को क्या F0 बोल देते हैं। F0 का मतलब निर्वात में लगने वाला बल कितना लगेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि बेटा अभी क्या था, K का मतलब 1/4πε0 जो हमने यहाँ लिखा है ये रहा। ठीक है, अच्छा, और हमारा क्या था Q1 Q2/r²। ये तो कब है, जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात होगा। ठीक है, अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि बेटा अब माध्यम की बात करते हैं कि मान लो माध्यम आ गया तो माध्यम में ये बल कितना हो जाएगा। हम सर इस बल को माध्यम में F माध्यम कह रहे हैं, इसका जो सिंबल है उसको क्या बोल रहे हैं हम, F माध्यम। ठीक, अच्छा, हम जानते हैं कि माध्यम आते ही ये 4 का मतलब बेटा ऐसा तो है नहीं, माध्यम आ गया तो 4 का अंक है वो 5 बन जाएगा। नहीं, माध्यम आने से इन दोनों के बीच में पानी आ गया तो ऐसा थोड़ी 4 का अंक 5 बन जाएगा, वो तो 4 रहने वाला है ना, तो 4 का 4 आएगा। पाई हमारा एक कांस्टेंट है वो y की पाई का पाई रहेगा। सही है, अच्छा, ये राशि अभी जो नोट लिखा हुआ है 0, ये 0 का मतलब हो गया निर्वात में, यानी ये बदल जाती है माध्यम में आने से और ये बन जाती है एप्सिलॉन। कितनी बन जाती है, एप्सिलॉन माध्यम में से। सही है, अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ चार्ज आपका Q1 है, यहाँ चार्ज आपका Q2 है, निर्वात में ये Q1 वैल्यू का, ये Q2 वैल्यू का, अगर अपन ने पानी रख दिया, अपन ने कांच रख दिया, अपन ने कोई और रख दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि इनको ठंड लग गई, पानी में भीग गए, सर्दी लग गई या कुछ और हो गया, इन्होंने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। यानी माध्यम आने से अभी भी चार्ज की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी Q1 रहेगा, ये भी Q2 रहेगा, और इसी प्रकार से इन दोनों की जो दूरी थी R वो भी अभी भी जैसी थी वैसी की वैसी आने वाली है। यानी माध्यम आने से सिर्फ ये राशि जिसको अपन निर्वात की विद्युतशीलता कह रहे थे वह बदल के ये बन जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ ये बेटा यहाँ जो एप्सिलॉन m है, ये एप्सिलॉन m बेटा इसको क्या बोलते हैं अपन, माध्यम की, ये क्या कहलाती है हमारी, माध्यम की विद्युतशीलता। कौन सी है बेटा, ये हमारी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं अपन, माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस प्रकार ये क्या बन गई, हमारी माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। और अपन जानते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखो कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता का मान है उसका मान दिया जाता है
निर्वात की विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं मल्टीप्लाई बाई उस माध्यम का परावैद्युतांक। ये एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और ये हमारे पास एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअलिटी में ये माध्यम किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मान है वह निर्वात की विद्युतशीलता मल्टीप्लाई बाई उस माध्यम का परावैद्युतांक हो या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का हो। इसके हिसाब से बेटा हम जानते हैं किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वह उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। और अगर यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ जो राशि निकल के आई है एप्सिलॉन आर, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये बन जाती है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। अथवा हम इसको क्या और क्या बोलते हैं बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेटा अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें अपने फॉर्मूले में जो आपका ऊपर दे रखा है ये वाला इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो देखो माध्यम में जो बल निकल के आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अच्छा और बेटा ये बन जाएगा बाकी चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी आएंगी क्या, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसके हिसाब से अब देखो यहाँ से लेके ये जो राशि है इसमें से इसको हटा दें, ये वाली जिसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ऐसे, ये देखो रखो, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें से इस एप्सिलॉन आर को बाहर हट कर देता हूँ एक तरह से, तो क्या बेटा ये जो ब्रैकेट सा बनाया है इस ब्रैकेट में क्या ये निर्वात वाला बल लिखा हुआ है क्या, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पर, इस पूरे डब्बे की जगह पर अपन एफ निर्वात लिख सकते हैं क्या, और बचेगा कौन, ये नीचे वाला बचेगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये तो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमने इसकी जगह पर रख दिया ये वाला बल, ठीक है, और जो बचा था उसको दे दिया डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हमारे पास एक अच्छा सा प्यारा सा डेरिवेशन निकल के आ रहा है, संबंध निकल के आ रहा है कि किसी भी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह निर्वात में लगने वाले बल का कितना, 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन जो आर है उसका मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और कहाँ बेटा, अनंत तक। यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ चलती है, अनंत तक चलती है। यानी इसका मान 101% 1 से ज़्यादा है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, बाकी सारे माध्यमों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है। और अगर हम किसी संख्या में 1 से बड़ी संख्या का डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या में 1 से बड़ी संख्या का डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसका जो मान है, जो संख्या बनती है लास्ट में आंसर में बेटा, उसका जो मान है पहली संख्या से कम हो जाता है। जैसे अगर आपके लिए एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो मैंने 5 में भाग दिया 2 का, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 5, और ये 2 बेटा क्या 1 से बड़ी संख्या है क्या, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, ये क्या 2.5 आ जाएगा क्या। यानी ये 2.5 आ रहा है, ये एक्चुअलिटी में पहली वाली संख्या से क्या हो रहा है, कम आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एफ नॉट में जब एप्सिलॉन आर का भाग देंगे और इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो बेटा इसका मतलब माध्यम में आने वाला जो बल है, ये वाला जो हमने 2.5 निकल के आया है, ये है निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, यानी आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर अगर कोई और माध्यम आता है तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। कितना गुना, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लगता कहाँ है, जब इन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम के रूप में कौन भरा हो, निर्वात भरा हो, तो उस अवस्था में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पक्का। अच्छा, ये 2 चीज़ और ध्यान रखना है आपको यहाँ से। मान लो अगर माध्यम बेटा, माध्यम के रूप में मैंने किसी चालक पदार्थ को रख दिया अंदर, ठीक है,
यानी इन दोनों आवेशों के मध्य में माध्यम के रूप में मैंने कोई चालक पदार्थ रख दिया। कोई भी चालक हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कौन सा चालक है, किस प्रकार का है, ठोस है या किसी और फॉर्म में है, हमें मतलब नहीं उससे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों आवेशों के मध्य में अगर माध्यम के रूप में कोई चालक पदार्थ रख देते हैं तो अपन जानते हैं चालकों के लिए जो एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक का मान है बेटा वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर ये मान इनफाइनाइट है तो बेटा बताओ उन दोनों आवेशों के मध्य चालकों के लिए यानी माध्यम के रूप में अगर चालक है तो बताओ कितना बल आएगा, निर्वात बल जो भी रहा होगा, हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, कितना भी रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि इस एप्सिलॉन आर का जो मान है चालकों के लिए इनफाइनाइट हो जाता है, सही है। और अगर इनफाइनाइट हो गया तो बेटा अपन किसी नंबर में इनफाइनाइट के डिवाइड करते तो आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस अवस्था में अगर माध्यम चालक है तो इन दोनों आवेशों के मध्य में किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान सबसे ज़्यादा कब होता है, जब माध्यम के रूप में निर्वात भरा हो, और सबसे कम कब होता है, जब माध्यम के रूप में कौन भरा हो, चालक भरा हो। उस अवस्था में कितना हो जाता है, 0। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखनी है, वो चीज़ ये है, दोबारा सुनाते बेटा आपको थोड़ी सी स्टोरी, कि अगर वापस बेटा अगर इन दोनों के मध्य में निर्वात भरा हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ से लेके यहाँ तक निर्वात होगा तो ही अप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्ण रूप से यानी बीच में आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से अगर माध्यम भरा हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ये वाला कि एफ माध्यम इक्वल्स टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, कोई समस्या है, या अपन ये लगा सकते हैं, या अपन ये पूरा ये अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको पता हो। मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ ऐसे आ गया कि Q1 है, ये Q2 है, मान लेते हैं बेटा आधे स्थान तक तो निर्वात भरा हुआ था और बाकी के स्थान में कोई माध्यम भर दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ अब वो बल कितना है। ठीक है, यानी आधे में तो निर्वात भर दिया, बचे हुए में माध्यम भर दिया, तो आपसे पूछेगा कि बताओ Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल कौन सा है, यानी कितना है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, इस अवस्था में हम ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें इस निर्वात या माध्यम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो निर्वात को बदल दो माध्यम से या माध्यम को बदल दो निर्वात से, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, पक्का। और ये कैसे करेंगे ये सीखेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ में कूलॉम का नियम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। हमने आपके 12th के सारे आप पूरा जो सिलेबस है बोर्ड क्लासेस का, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का हम रिवीजन करा रहे हैं। आप अच्छी तरह से इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, एक चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर्स आपके हैं सभी को पढ़ाएंगे, आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।